नमस्कार, अमृतुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक सीरीज जीएस की जो प्रैक्टिस सेट है 50-50 क्वेश्चन का, वो आप लोगों के सामने क्रमशः आ रहा है। पहला वीडियो इसका एक दिन पहले अपलोड हुआ था। आज इसका दूसरा वीडियो हम आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हैं। और पहले वीडियो को देखने के बाद आपको निश्चित रूप से आभास हो गया होगा कि जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में बताए जा रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी व्याख्या की जा रही है, वो निश्चित ही केवल 50 प्रश्न नहीं है, बल्कि 50 से कहीं ज़्यादा क्वेश्चन आपको एक वीडियो के माध्यम से, वो भी कम समय में, मात्र 30 से 35 मिनट में आपको 70 से 80 सवाल मिल जा रहे हैं, और जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसी सीरीज़ को, जिसका टारगेट है कि जीएस पार्ट 1 से लेकर उसे पार्ट 100 तक, अर्थात 100 वीडियो को आप लोगों के सामने लाया जाए, उसी के मद्देनज़र आज दूसरी वीडियो आप लोगों के सामने है। तो आइए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न है कि निम्न में कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? यदि बात करें इस क्वेश्चन की, इसमें सही जवाब हो जाएगा डी। सभी अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, ये तीनों जो ऑप्शन में दिए गए हैं, ये भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। यदि बात करें मूल अधिकार की, तो हमारे संविधान में मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार को भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत रखा गया है, और यह अमेरिका से लिया गया है। मूल संविधान में जब संविधान बन रहा था, और उस समय बात की जाए कि कितने मूल अधिकार थे, उस समय टोटल 7 मूल अधिकार उस समय हमारे संविधान में थे। लेकिन 1978 में 1978, इसे लिख लीजिएगा, 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था, जो अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत था, इसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार दे दिया गया। कौन सा अधिकार? कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार दे दिया गया, और इसे संविधान में आर्टिकल 300A के तहत रख दिया गया। तो पूछे कि मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो वहाँ पर 7 बताएंगे। और पूछे वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, तो वर्तमान में कुल 6 मूल अधिकार हैं। कितने? 6 मूल अधिकार हैं कुल। उसको क्रम से मैं बता रहा हूँ आपके सामने। समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। समता या समानता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें प्रेस आ जाता है, बोलने की स्वतंत्रता हो जाती है, किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है। शोषण, जो शोषण के मतलब शोषण को रोकने का या शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है, वह कहाँ पे है? अनुच्छेद 23 और 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में है। संस्कृति और शिक्षा, यह जो आर्टिकल 29 और 30 के बीच में है। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, वो 32 में है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो आर्टिकल 32 में, इसका प्रयोग सुप्रीम कोर्ट करती है, जो 5 प्रकार की रिट दायर करती है। तो मुझे उम्मीद है कि मूल अधिकार से संबंधित जितनी चीज़ें बताई होंगी आपको समझ में आ गई होगी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न कथन पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। इसमें कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष की जगह कितना होता है? 6 वर्ष होता है। कितना? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम आयु 35 वर्ष की जगह कितनी होगी? 30 वर्ष होगी। 35 वर्ष केवल राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की होती है। 30 वर्ष राज्यसभा के सांसद की होती है। 25 वर्ष लोकसभा के सांसद की आयु होनी चाहिए न्यूनतम। तीसरा स्टेटमेंट है कि राज्यसभा स्थायी सदन है। बिल्कुल सही बात है कि राज्यसभा स्थायी सदन है और यह कभी भंग नहीं होती है। लेकिन इसके 1/4 सदस्य, गलत है, 1/4 सदस्य नहीं, 1/3 सदस्य। इसे अगर चौथाई की जगह आप तिहाई कर लें, 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष, मतलब हर 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य पद मुक्त हो जाते हैं। तो इसमें तीनों कथन जो है क्या थे? गलत थे। उम्र 4 वर्ष की जगह 6 वर्ष होनी चाहिए, कार्यकाल 4 वर्ष की जगह 6 वर्ष। उम्र जो है 30 वर्ष, और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पे पद मुक्त हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी गलत हैं। यदि बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। कितने? 250। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है 245। तो बात यदि करें कि जो राज्यसभा है उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अधिकतम 250, और वर्तमान में हो सकते हैं, अभी जो वर्तमान में संख्या है वो है 243। लेकिन 12, तो अधिकतम 245 हैं और वर्तमान में सदस्यों की संख्या, अधिकतम 250 हैं और वर्तमान में 245 हैं। यदि इन 245 की बात की जाए, तो इनमें 12 पर राष्ट्रपति
राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। बाकी 233 सदस्यों को राज्य में आवंटन मिला है। मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में 31 सीट है, इसी तरह अलग अलग राज्यों की अलग अलग राज्यसभा सीटें हैं। इन पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और इसी के द्वारा इन 245 में से 233 सीटों पर चुनाव होता है, जिनमें अलग अलग अपनी अपनी पार्टी के जो मतलब हर एक पार्टी के विधायक इसमें वोट देते हैं। तो अधिकतम 250 और वर्तमान में है 245। उम्र है 30 वर्ष, कार्यकाल है 6 साल और 1/3 प्रति 2 वर्ष पर रिटायर हो जाएंगे। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? धन विधेयक को अधिकतम राज्यसभा जो है 14 दिन तक रोक सकती है, इससे ज़्यादा नहीं रोक सकती है। क्योंकि जो धन विधेयक होता है वो मूल रूप से लोकसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति से उसे वहाँ पर पेश किया जाता है और राज्यसभा में इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। बस इज्जत बचाने के लिए कि 14 दिन इसको भेजा जाता है राज्यसभा में। ना ही राज्यसभा इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, ना ही इसे अस्वीकार करने का उसे कोई अधिकार है। बस अगर वह चाहे तो उसे 14 दिनों तक अपने यहाँ रोक सकती है। और धन विधेयक से संबंधित सबसे ज़रूरी प्रश्न है कि इससे संबंधित आर्टिकल क्या है? 110। आर्टिकल 110 में धन विधेयक है। 112 में वित्तीय बजट है। तो वित्तीय बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं पर नहीं हुआ है। तो वित्तीय 112 में वित्तीय विवरण का उल्लेख है और उसे ही बजट कहा जाता है। बाकी बजट का संविधान में किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। वकील, जिसे अधिवक्ता को शुद्ध भाषा में वकील कहते हैं। तो उच्च न्यायालय जो है इससे संबंधित आर्टिकल है 214। उच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल है 214, हाई कोर्ट 214 में है और सुप्रीम कोर्ट 124 में है। इसमें यदि बात की जाए उसकी, इसमें जो दूसरा कथन लिखा है कि उसकी आयु 35 वर्ष से कम हो, तो या 35 वर्ष हो, ये कोई ज़रूरी तथ्य नहीं है। उम्र नहीं चाहिए, बस 10 वर्षों का न्यायिक पद धारण किया हो या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, उसे न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। भारत में बात करें उच्च न्यायालय की संख्या की, तो टोटल 25 उच्च न्यायालय भारत में हैं वर्तमान में। 25वां आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना अलग हो गया था तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश का अलग उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, तो वही 25वां उच्च न्यायालय है। यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो उसमें केवल दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना स्वयं का हाई कोर्ट उच्च न्यायालय है। बाकी सभी किसी न किसी राज्य से संलग्न हैं। यदि बात करें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की क्या क्या योग्यताएं हो सकती हैं, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक का अधिवक्ता के रूप में उसका कार्यकाल रहा हो। बात की जाए अगर कि उच्च न्यायालय जो राज्य के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल उनको शपथ दिलाएगा। लेकिन उनको यदि अपनी शपथ राज्यपाल से लेते हैं, लेकिन उन्हें अगर त्यागपत्र देना हो तो किसे देंगे? राष्ट्रपति को, ना कि राज्यपाल को, बल्कि वह अपनी शपथ राष्ट्रपति को संबोधित करके देंगे, ना कि राज्यपाल को। और उच्च न्यायालय में रिटायर होने की उम्र 62 वर्ष है, 62 ईयर्स है उच्च न्यायालय में। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर हो जाना चाहिए? तो वित्तीय आपातकाल 2 माह के भीतर इसका अनुमोदन संसद के द्वारा हो जाना चाहिए। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। और राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद है, राष्ट्रीय आपात का 352। राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगता है उससे संबंधित अनुच्छेद है 356। और वित्तीय आपात जो इस प्रश्न में है, वित्तीय आपात इससे संबंधित अनुच्छेद है 360। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था। यदि बात की जाए कि प्रथम आम चुनाव अर्थात प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? यह हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। यदि बात की जाए कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। यदि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पूछे तो मीरा कुमार हैं, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो बात की जाएगा नीति निर्देशक तत्व की, तो अनुच्छेद 37 में लिखा है, 37 में लिखा है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए या उससे संबंधित किसी भी प्रकार की बात को हम न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। मतलब
जो नीति निर्देशक तत्व है यह न्यायालयों में प्रवर्तनीय नहीं होगा। न्यायालय इस पर कोई भी हस्तक्षेप या किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। यह बात अनुच्छेद 37 में लिख दी गई है। यह राज्य का कर्तव्य है कि नीति निर्देशक तत्वों में जिन जिन बातों का उल्लेख किया गया है वह अपने नागरिकों को उपलब्ध कराए अथवा न कराए। बात यदि इसकी भाग की जाए कि किस भाग में नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है, यह है भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और अनुच्छेद 36 से 51 के तहत नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। और भाग 4 में यह है, यदि बात की जाए कि नीति निर्देशक तत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो विश्व के किस देश के संविधान से अपने संविधान में लिया गया था। आयरलैंड या आयरिश कहीं कहीं लिख देता है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। इसमें अनुच्छेद 39 में जो है निःशुल्क विधिक सहायता, इसे लिख लीजिएगा, परीक्षा में पूछता है। 39 में निःशुल्क विधिक सहायता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 44 की बात की जाए, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर नीति निर्देशक तत्व में कुछ है तो अनुच्छेद 44 है। यह है समान नागरिक संहिता या यूसीसी बोल देते हैं इसे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह अनुच्छेद 44 में है। और जो समान नागरिक संहिता है ये केवल अभी वर्तमान में गोवा राज्य में लागू है, बाकी पूरे भारत में कहीं भी अनुच्छेद 44 के तहत आने वाली समान नागरिक संहिता कहीं पे भी लागू नहीं है। गोवा ऐसा राज्य है जहां यूसीसी है, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। और उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसने रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है कि हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैसे लागू किया जाए, इसको आप बताएं। अनुच्छेद 48 जो नीति निर्देशक तत्व के तहत ही आता है, इसमें कृषि एवं पशुपालन की बात की गई है। 48 क में पर्यावरण के संरक्षण का जो है बात दी गई है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण है। 50 जो 44 जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 50 है। इसमें राष्ट्र जो न्यायपालिका है और कार्यपालिका का पृथक्करण है, मतलब अलगाव है। तो पूछता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 50 में है। और पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात किस अनुच्छेद में की गई है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात अनुच्छेद 51 में की गई है। चेलैया समिति का गठन कब हुआ था? चेलैया समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो चेलैया समिति का गठन 1991 में हुआ था और इसका संबंध कर सुधार से है। टैक्स रिफॉर्म से चेलैया समिति है, टैक्स रिफॉर्म से इसका संबंध है। बाकी तेंदुलकर समिति, लकड़ावाला समिति और रंगराजन समिति, तेंदुलकर समिति, लकड़ावाला समिति, रंगराजन समिति, इनका संबंध गरीबी से है। और सरकारिया आयोग, अभी पेट के एग्जाम में इससे संबंधित सवाल पूछा था कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है। इसका संबंध केंद्र और राज्य के बीच जो संबंधों का निर्धारण है उसके लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। बाकी चेलैया समिति का गठन 1991 में हुआ था और अपनी जो रिपोर्ट है उसको उन्होंने 1993 में प्रस्तुत किया था। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो भूरी क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, मतलब आसानी से आए और आसानी से चले जाए, उसे हॉट मनी कहते हैं। हॉट मनी कहते हैं, ये इकोनॉमिक्स की भाषा है, सीधे प्रश्न पूछता है। ऐसे ही प्रश्न को यहाँ पर लिख दिया गया है। जैसे हम गेहूँ बेचते हैं तो उसे हम एमएसपी पर बेचते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बेचते हैं। एमएसपी काफ़ी चर्चा में रहती है और उसकी चर्चाओं के बीच एफआरपी कहीं ना कहीं दब जाता है। तो बात करते हैं एफआरपी की कि गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी कौन अनुमोदित करता है, कौन जारी करता है? तो एफआरपी मतलब होता है, एफआरपी का पूरा नाम है, इसका फुल फॉर्म होता है फेयर एंड रीम्यूनरेटिव प्राइस, उचित और पारिश्रमिक मूल्य। पूछ रहा है कि इसका अनुमोदन कौन करता है, तो इसका अनुमोदन देखिए इसमें बी ऑप्शन है कि कृषि लागत और कीमत के लिए आयोग, इसको बोलते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसको बताता है, प्रस्ताव देता है सरकार को, और सरकार की आर्थिक मामलों पर जो कैबिनेट की समिति होती है वही एफआरपी को अनुमोदित करती है। तो इसमें 11वें में ये सही हो जाएगा कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति एफआरपी को अनुमोदित करती है। और एफआरपी गन्ने पर दिया जाता है, 22 या 23 फसलों पर एमएसपी दिया जाता है। गन्ने पर एमएसपी की जगह एफआरपी का जो कॉन्सेप्ट है उसको लागू किया जाता है। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो असहयोग आंदोलन में जो डी ऑप्शन है ये गलत है कि सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी नहीं थी। इसमें बस इतना था कि सहयोग नहीं करेंगे अर्थात असहयोग। सरकारी पदों का त्याग बिल्कुल था। विदेशी माल का बहिष्कार भी था, अदालतों या का वकीलों द्वारा बहिष्कार किया गया।
तो डी ऑप्शन इसमें शामिल नहीं था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। 1 अगस्त 1920 नागपुर अधिवेशन हुआ था, वहीं पे इसकी पुष्टि की गई थी कि जो असहयोग आंदोलन है उसे चलाया जाएगा। और 5 फरवरी 1922 तारीख है, 5 फरवरी 1922, इस दिन एक घटना हुई, चौरी चौरा, यहाँ पर आग लगा दी गई थाने में। तो चौरी चौरा घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वहीं पर स्थगित कर दिया था 1922 में। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो दांडी मार्च 12 मार्च से शुरू हुआ और 6 अप्रैल तक चला था, अर्थात सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930 को। और 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच दांडी यात्रा साबरमती से दांडी तक चली थी, अर्थात दांडी मार्च जो है साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और दांडी नामक स्थान तक नमक कर का विरोध करने के लिए 322 किलोमीटर की यह यात्रा थी। कितनी? 322 किलोमीटर की। और इसमें 79 लोग इसमें शामिल थे, जो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चली थी। और 6 अप्रैल को जब यह यात्रा समाप्त हुई, नमक कर का विरोध कर दिया गया, वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 बिल्कुल सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यह भी सही है। पूना समझौता यह भी सत्य है। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च को नहीं हुआ था। 8 अगस्त को प्रस्ताव पास किया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया जाएगा और 9 अगस्त 1942 से इस आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। पूना पैक्ट जो हुआ, पूना समझौता, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। यदि पूछे कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब थे, तो 1938 के अधिवेशन में जो हरिपुरा में हुआ था, वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और उसी वर्ष उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। यही फैक्ट है सुभाष चंद्र बोस से संबंधित। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में एक अधिनियम आया था, उसमें धारा 17 थी, उसके तहत सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। उस समय के गवर्नर, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय के सहयोग से उस समय के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई और साथ ही साथ शिशु बालिका थी, उनकी हत्या पर भी इन्होंने रोक लगाई थी। तो राजा राम मोहन राय का इसमें काफ़ी योगदान था सती प्रथा को समाप्त करने में। वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम को वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो ये जो दक्षिण के राज्य थे उनमें राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल, ये तीनों शामिल थे। राष्ट्रकूट, प्रतिहार, इनमें ही त्रिकोणीय संघर्ष बराबर होता रहता था। पल्लव इनमें शामिल नहीं थे, तो सी जवाब इसका सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले? उत्तर दिशा में प्राप्त हुए हैं। और सर्वाधिक जो शव मिले हैं मोहनजोदड़ो से मिले हैं और इसीलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। किसका? मृतकों का टीला कहते हैं। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी और यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता। सवाल है कि किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो कुंडलवन कश्मीर में जो बौद्ध संगीत हुई थी, चौथी बौद्ध संगीत, इसी में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था। और उस समिति का जो अध्यक्ष थे वसुमित्र को बनाया गया था और कनिष्क उस समय के राजा थे। तो कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई बौद्ध संगीत, चौथी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की कठिन तपस्या पर, 12 वर्ष इन्होंने तपस्या की थी, 6 वर्ष महात्मा बुद्ध ने तपस्या की थी,
रिजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की कठिन तपस्या पर कैवल्य की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खलीपुत्र आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो स्वर्णिम काल स्थापत्य कला का शाहजहाँ के काल को कहा जाता है। वहीं जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया और साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के काल को कहा गया। तो शाहजहाँ स्थापत्य कला, जहांगीर चित्रकला और अकबर साहित्य का स्वर्णिम युग अकबर के समय हुआ था। मुगल काल में मुहत्सिब कौन था? मुगल काल में मुहत्सिब कौन था? तो यह एक आचरण अधिकारी था कि कोई भी व्यक्ति दुराचार या दुराचरण न करे, उसके लिए मुहत्सिब नामक एक जो कर्मचारी की अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। तो यह एक आचरण अधिकारी था। सूबेदार उस समय होते थे तो प्रांतों में शांति स्थापित करना उनका प्रमुख कार्य होता था। आमिल जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। आमिल जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी और सूबेदार प्रांतों में शांति स्थापित करने के लिए इनकी नियुक्ति होती थी सूबेदार की। दीवाने अर्ज विभाग का संबंध किससे है? तो दीवाने अर्ज विभाग का संबंध सैन्य विभाग से था। बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो बसावन व दसवंत अकबर के दरबारी चित्रकार थे। निम्नलिखित का मिलान करना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो नरौरा उत्तर प्रदेश है, ये सत्य है। कुडनकुलम कर्नाटक एक असत्य है, तमिलनाडु में है। काकरापार गुजरात में है, सत्य है। तारापुर महाराष्ट्र में है, सत्य है। कुडनकुलम और कलपक्कम तमिलनाडु में है। कुडनकुलम और कलपक्कम तमिलनाडु में है, ना कि कर्नाटक में है। तो 20 का सही सुमेलित नहीं है। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। अमेरिका और कनाडा के मध्य 49 डिग्री अमेरिका और कनाडा के मध्य है 49 डिग्री, और 38 है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य। बात की जाए 8 डिग्री की, तो 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री ये तीनों एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो 8 डिग्री मालदीव व मिनिकॉय अर्थात मालदीव व भारत के बीच में है। 9 डिग्री कवारत्ती व मिनिकॉय के बीच में है। कवारत्ती व मिनिकॉय या मिनिकॉय व कवारत्ती के बीच में है। और 10 डिग्री अंडमान व निकोबार के बीच है। 10 डिग्री अंडमान व निकोबार के बीच, 9 डिग्री कवारत्ती मिनिकॉय के बीच, 8 डिग्री मालदीव व मिनिकॉय के बीच, 49 डिग्री अमेरिका और कनाडा के बीच, और 38 डिग्री उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम ही नहीं ज़्यादा होना चाहिए। इसमें बी है, एक अच्छा गुण नहीं है, एक खराब गुण है ईंधन का कि हानिकारक गैसें उसमें से निकले, तो ये अच्छा कतई नहीं होगा। विटामिन से कुछ सवाल हैं। विटामिन हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज़ें, विटामिन B7, विटामिन B12, विटामिन E, विटामिन K। तो यदि बात करें विटामिन B7 की, इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। क्या नाम है? बायोटीन। और यह बालों के गिरने से संबंधित, बालों का झड़ने से संबंधित, शरीर में लकवा मार दे उससे संबंधित बायोटीन विटामिन B7। विटामिन B12 की बात करें तो B12 में साइनोकोबालामीन, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। और B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। बार बार परीक्षा में पूछता है कि कोबाल्ट किस विटामिन की धातु है? ये B12 में पाया जाता है। विटामिन E का संबंध जनन शक्ति से, किससे? जनन शक्ति से है, तो इसका 4 हो जाएगा। और B7 बालों का झड़ना, विटामिन E बांझपन उत्पन्न होना, और विटामिन E का नाम है टोकोफेराल, जनन शक्ति का कम हो जाना। और विटामिन K इसका नाम है फिलोक्विनान। और रक्त का थक्का यदि शरीर में नहीं जम रहा है तो समझ लीजिए विटामिन K की कमी हो गई है। तो विटामिन K का रासायनिक नाम है फिलोक्विनान, और रक्त का थक्का इससे नहीं जमता है। तो डी का हो जाएगा सेकंड। और इस हिसाब से ए ऑप्शन, 30वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई गैलेक्टिक इकाई। क्या है? गैलेक्टिक इकाई है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है?
तो जब हम लाल और हरे रंग में विभेद नहीं स्थापित कर पाते हैं, अंतर नहीं स्थापित करते हैं लाल एवं हरे रंग में, तो इस रोग को वर्णांधता कहते हैं। इस रोग को कलर ब्लाइंडनेस, क्या कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। और इस रोग में महिलाएं वाहक होती हैं, मतलब महिलाओं के द्वारा यह रोग पुरुषों के शरीर में प्रवेश करता है। तो यह रोग महिलाओं को बहुत कम होता है और पुरुषों में सर्वाधिक होता है, वर्णांधता, बी ऑप्शन। और इसमें पूछ देगा कि किन दो रंगों में विभेद नहीं हो पाता है, तो लाल एवं हरे में विभेद नहीं हो पाता है और स्त्रियाँ इसकी वाहक होती हैं, इसीलिए उन्हें यह रोग बहुत कम होता है। अच्छी भी बात है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है, सही बात है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल, आरबीसी, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का वहन करता है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है, इसीलिए ब्लड के कम होने पर सांस के फूलने जैसी संबंधित बीमारी होती है, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? इन चारों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो जीव द्रव्य में न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है, बाकी तीनों में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? मछली का तेल, पालक, आम, ये तीनों विटामिन ए के स्रोत हैं, लेकिन यकृत, लीवर एवं किडनी ये विटामिन ए के अच्छे स्रोत नहीं माने जाते हैं। 37 में मिलान करना है। प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मिलान कर दीजिए ओम से। विद्युत प्रवाह, बल का मिलान कर दीजिए न्यूटन से। पावर का मिलान कर दीजिए वाट से। और विद्युत प्रवाह हो जाएगा एम्पियर से। तो इसमें हो जाएगा 37 का बी, पहले का 4, विद्युत प्रवाह का 1 एम्पियर, बल का हो जाएगा न्यूटन और पावर वाट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। सारे मात्रक दिए थे। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातुओं में सबसे कम घनत्व लिथियम का होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और लिथियम सबसे हल्की धातु भी है। लिथियम सबसे हल्की धातु है, लिथियम। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह एक कृत्रिम बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह एक बहुलक नहीं है, इसमें लोचदार। तो जो रबर है यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण भी पाया जाता है। 39 में ए सही हो जाएगा। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो तत्व का रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा तय किया जाता है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा, यह देवप्रयाग, यहीं पे जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं देवप्रयाग में, तो यहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। ध्यान से सुनिए और इसे लिख लीजिए कि धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग में, धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग में, अलकनंदा और पिंडार, अलकनंदा और पिंडार कर्ण प्रयाग में, अलकनंदा और पिंडार कर्ण प्रयाग में, अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में, अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। यदि बात की जाए कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है, तो यह 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। क्रम है इसका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यह क्रम पश्चिम से पूर्व दिशा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? भारत में यदि सर्वाधिक जैव विविधता की बात करें तो पश्चिमी घाट पर पाई जाती है, लेकिन इस ऑप्शन में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और जैव विविधता दिवस 22 मई को सेलिब्रेट होता है। सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, सही है। कूनो भी यहीं पे है।
रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है? नहीं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। इसमें 44 का बी हो जाएगा। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है। इसे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। बाकी तीनों सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? कौन सी शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो डी ऑप्शन 45 में डी ऑप्शन अग्लुहास शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। बाकी जितनी हैं सब शीत मतलब ठंडी महाजलधारा है। अग्लुहास गर्म महासागरीय जलधारा है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अगला सवाल है हम लोगों के सामने कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो सवाल यही पूछ लेता है कि रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। बाकी यह ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। किसके लिए? ज्वालामुखी के लिए और भूकंप के लिए। अब जहाँ भूकंप आएगा निश्चित रूप से वहाँ पर पृथ्वी थोड़ी हमेशा हिली डुली अवस्था में रहती है, तो वहाँ पर भूकंप भी आएगा। तो 47 में बी ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। रिंग ऑफ फायर अग्नि का वलय। इसमें कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है? तकला मकान चीन में है। थार का मरुस्थल भारत में है। आटाकामा का मरुस्थल चिली में है। गिब्सन का मरुस्थल कहाँ है आप बताएंगे। ये सही जवाब होगा कि यह सुमेलित नहीं है गिब्सन। कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे। यदि आप नहीं बताएंगे तो अगली वीडियो में मैं इसे ज़रूर आप लोगों के सामने बताऊंगा। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है? प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाना। देखिए अभी एफआरपी की बात हो रही थी, अब एमएसपी आ गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है। दोनों कथन इसके सत्य हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 50 प्रश्न इस वीडियो के पूरे हुए और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, थोड़ा शेयर भी कर दिए 2-4 लोगों के पास, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। और कॉपी पेन ले करके इसे पूरा नोट करते रहिए जो मैं बोलता हूँ। चूँकि मोबाइल से वीडियो बनती है तो उसे लिखना आसान नहीं है स्क्रीन पे, तो आप जो बोलता हूँ उसे लिखा करिए। काफ़ी तेज़ भी नहीं है, रोक करके देखिए लेकिन लिखिए। और सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं तो इन्हें सीरियसली लेकर पढ़ते रहिए। तब तक अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।